students, welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear friends, today we discuss the feed water treatments, means जो वाटर हम बॉयलर में फीड कर रहे हैं उस वाटर का ट्रीटमेंट. ठीक है, सबसे पहले वाई वी नीड द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. वाटर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज जो वाटर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं. कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है? अगर आप देखना चाहें तो इम्प्योरिटीज़ को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. वन इज अनडिजॉल्व एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स, डिजॉल्व एंड सॉल्ट्स एंड मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स एंड डिजॉल्व गैसेज. अब अनडिजॉल्व एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स में देयर में भी टर्बोडिटी एंड सेडिमेंट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, क्लोराइड्स, आयरन, मैग्नीज, सिलिका, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ्स में भी देयर. और अगर हम बात करते हैं डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स की, सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स में भी अवेलेबल. डिजॉल्व गैसेस की बात करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स में भी देयर. अदर मटेरियल्स की बात करते हैं तो फ्री मिनरल एसिड्स, ऑयल में भी देयर. सो हमें इन सभी को रिमूव करना होगा. अच्छा, इन इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट क्या होगा? इन इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट होता है दे कैन फॉर्म स्केल, कोरोजन, प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर एंड एम्बिटलमेंट. सो ये सब इफेक्ट्स है क्या? व्हाट इज स्केल फॉर्मेशन, राइट? सो स्केल फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो देखिए एक छोटा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको दिखाई जो दे रहा है, दिस इज द वॉल ऑफ द बॉयलर. है जो ब्लैक ब्लैक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, और इनसाइड इट देयर इज द वाटर. और जो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, दिस डॉटेड आर द लूज प्रेसिपिटेट्स सस्पेंडेड इन वाटर. आप इसको स्लज कह सकते हैं, राइट? व्हेन वी सप्लाई हीट, सो क्या होगा? हीट सप्लाई करने से ये जो स्लैज हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं, दे विल कम ऑन द वॉल्स, और इस वॉल पर आप देखिए ये जम जाते हैं, और इससे वॉल की थिकनेस कितनी ज़्यादा हो गई आप देख सकते हैं. सो वॉल की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर. ठीक है, सो ये इसका इफेक्ट है. और देखें केमिकल रिएक्शंस हमने यहाँ पर लिखी हुई है. CaHCO3 होल ट्वाइस, व्हेन वी सप्लाई हीट इट विल कन्वर्ट इनटू CaCO3 प्लस CO2 एंड H2O. इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम का है MgHCO3 होल ट्वाइस, व्हेन वी सप्लाई द हीट इट विल कन्वर्ट इनटू MgCO3 प्लस CO2 एंड H2O, राइट? कोरोजन की बात करते हैं. कोरोजन के बारे में आप सब जानते हैं. कोरोजन इज द डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड्स और सॉल्ट. मीन्स कोरोजन क्या है? रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव. ध्यान रखिए. इट कॉज वियरिंग ऑफ बॉयलर मेटल्स एंड प्रोड्यूस पिट्स, ग्रूव्स एंड क्रैक्स ऑन द बॉयलर सरफेस. आई विल शो द डायग्राम. Corrosion on inner surface of the boiler tube is mainly caused due to pressure presence of oxygen in the boiler feed water. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर आप देखें तो देखिए ऑक्सीजन के बारे में तो आप सब जानते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड से देखिए CO2 प्लस H2O, इट विल बिकम H2CO3. मीन्स ये क्या हो गया? इट इज़ कार्बोनिक एसिड. अब कार्बोनिक एसिड क्या करती है? व्हेन इट रिएक्ट्स विद आयरन इट फॉर्म बाइकार्बोनेट्स विच आर डिकम्पोज्ड बाय द हीट. और जैसे बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं, CO2 फिर से मिल जाती है, CO2 फिर से कार्बोनिक एसिड बनाती है. एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता है. प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर. व्हाट आर द प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर? अब देखिए ड्यूरिंग रैपिड स्टीम प्रोडक्शन सम वाटर ड्रॉपलेट्स आर कैरीड अलॉन्ग विद द स्टीम एज इट लीव्स द बॉयलर. सो इससे क्या होगा? इससे स्टीम जो है वो ड्राई ना होकर के वेट स्टीम बन जाएगी, और इसको हम कहेंगे प्राइमिंग, राइट? Due to presence of soluble and insoluble salts in water, steam passage is filled with mass of frothy bubbles, and that is known as foaming. Foaming can be reduced by using castor oil or some anti-foaming agents or by adding sodium aluminate. इनको अगर आप यूज़ करेंगे तो फॉर्मिंग को हम कम कर सकते हैं. प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग अकर्स टुगेदर, एंड दोनों को हम एक साथ अगर कहना चाहें तो इसको हम कहते हैं कैरी ओवर, राइट? तो कैरी ओवर या फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑयल, सोप एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर. जो बॉयलर में वाटर जा रहा है उसमें कोई ऑयल या सोप पार्टिकल्स या अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जो वाल्व्स वहाँ पर लगे हुए हैं उन वाल्व को एक साथ मैक्सिमम तक ओपन नहीं करना. धीरे धीरे स्लोली आप ओपन करिए सो दैट फ्लो रेगुलेट हो जाए. ठीक है, सो शुड नॉट बी ओपनड सडनली टू मैक्सिमम, राइट?
एंड वाटर इन द बॉयलर शुड बी एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। सो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये ध्यान में रखेंगे तो प्राइमिंग और फॉर्मिंग या जिसको हम कैरी ओवर कहते हैं, कैरी ओवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है दैट इज आती है एम्ब्रिटलमेंट की। एम्ब्रिटलमेंट क्या है? इट इज़ कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कास्टिक इम्प्योरिटीज़ इन द वाटर। अगर वाटर के अंदर कास्टिक इम्प्योरिटीज है, कास्टिक इम्प्योरिटीज मीन्स जैसे हमने लिखा है NaOH, ठीक है, या सिलिका, अगर ये है तो इससे एम्ब्रिटलमेंट होगी। अब NaOH से क्या होगा? NaOH जो है इट मेक्स मेटल ब्रिटल एंड इनर क्रैक अपीयर्स along the seams below the water level. I will show the diagram. NaOH flow into minute hair crack of the boiler surface by capillary action. वो इतना माइन्यूट होगा, आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। वो क्रैक इतना माइन्यूट होता है, हेयर क्रैक, और उसमें से कैपिलरी एक्शन के थ्रू बिल्कुल बारीक आपको लगेगा सरफेस वेट हो रही है, पर ये आ कहाँ से रहा है वाटर, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे प्रिवेंट करें? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग सोडियम फॉस्फेट एज सॉफ्टनिंग एजेंट, ठीक है, एडिशन टू ऑर्गेनिक एजेंट लाइक टैनिन, लिग्निन, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ Na2SO4 टू द वाटर। अब देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एम्ब्रिटलमेंट का है। देखिए इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें सो ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, दिस ब्लैक लाइन इज माइन्यूट हेयर क्रैक। इसमें से वाटर जब बाहर आएगा, ये पूरी सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये दिस ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन, दिस इज अ माइन्यूट हेयर क्रैक। इसमें से वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू बाहर आता है एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस हेयर क्रैक। इस तरीके से भी क्रैक हो सकते हैं, आप देख रहे हैं, इस तरीके से भी मेटल इरोड हो सकती है। सो दिस इज एम्ब्रिटलमेंट। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, और ये कह सकते हैं जितने भी वाटर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल का मीनिंग है कि बॉयलर के अंदर ही वाटर का ट्रीटमेंट कर दिया, वाटर बॉयलर में है, बॉयलर में ही उसका वाटर का ट्रीटमेंट करना है। एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट का मीनिंग है कि वाटर को हमें बॉयलर से पहले, बॉयलर में फीड करने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना है। अब इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट, dissolved solids are removed in the boiler itself by adding chemicals either to precipitate the impurities so that they can be removed in the form of sludge or to convert impurities into harmless salts. So various method of internal treatment are sodium carbonate treatment, phosphate treatment, sodium aluminate treatment, colloidal treatment and blow down system. So 5 तरह के 5 टाइप्स के सिस्टम हैं। जैसे सबसे पहले हम सिस्टम बताते हैं सोडियम कार्बोनेट ट्रीटमेंट। इन द सोडियम कार्बोनेट ट्रीटमेंट, ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड आर रिमूव्ड जस्ट बाय एडिंग सोडा ऐश दैट इज Na2CO3 टू द बॉयलर वाटर। यू कैन से दिस इज द इम्प्योरिटी CaSO4, इसमें हमने सोडा ऐश Na2CO3 ऐड किया, सो इट विल बिकम CaCO3 विच इज इनसॉल्युबल स्लज एंड रेस्ट इज Na2SO4। अब ये जो Na2SO4 है, this Na2SO4 will come in react with water which is very hot, so it will be NaOH और बाकी वाटर और CO2 में मिल रहा है, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम सल्फेट है तो ये जो NaOH है ये मैग्नीशियम सल्फेट से कॉन्टैक्ट करेगी, रिएक्शन करेगी एंड कन्वर्ट दैट मैग्नीशियम सल्फेट इनटू स्लज एंड Na2SO4 इज अवेलेबल, दिस Na2SO4 इज द सेम। सो ये फिर से यहाँ पर ये यूज़ हो सकती है ये। देन देयर इज ए फॉस्फेट ट्रीटमेंट। अगर फॉस्फेट ट्रीटमेंट हम करते हैं तो फॉस्फेट ट्रीटमेंट में हम स्केल को रिमूव कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग सोडियम फॉस्फेट। सो सोडियम फॉस्फेट क्या, देखिए ये CaCl2 इसके साथ हमने Na3PO4 ऐड किया, सो इट विल बिकम Ca3PO4 होल ट्वाइस एंड NaCl, राइट। सिमिलरली सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट को हम ऐड कर सकते हैं भाई NaAlO2, सो इसको अगर यूज़ करते हो तो इट विल NaOH एंड AlOH3। देन देयर इज ए कोलाइडल ट्रीटमेंट। इट इज़ यूज इन लो प्रेशर बॉयलर टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक टैनिन, starch, lignin, kerosene, etc. Coating of these substance is formed over scale formation precipitates. It result in formation of non-sticky and loose deposits similar to sludge which can be removed by the blow down. A blow down system
ब्लो डाउन क्या है कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि बॉयलर के अंदर एक ब्लो ऑफ कॉक होता है। सो ब्लो ऑफ कॉक को जब हम ओपन कर देंगे तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो उसमें सेटल डाउन हो गए हैं नीचे, वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सो दैट इज़ नॉन एज ब्लो डाउन, एंड दैट सिस्टम इज़ नॉन एज ब्लो डाउन सिस्टम. So we can say all the solid particles are allowed to leave the boiler from the blow of cork. Then friends, come to external water treatment. All external water treatment can be divided into three categories: mechanical, thermal and chemical. Mechanical, thermal, chemical. Under the mechanical, sedimentation, coagulation and filtration. In the thermal, distillation and deaeration. And in the chemical, lime soda, zeolite and demineralization. आजकल एक और सिस्टम यूज हो रहा है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस. सो वी विल डिस्कस दोज ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेडिमेंटेशन. In this method, water is allowed to remain stand still in big tanks or allowed to flow at very slow velocity. क्यों? सेडिमेंटेशन मीन्स अगर आप वाटर को स्टिल कर देंगे या नियर टू भी स्टिल कर देंगे, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं दे विल सेटल डाउन, राइट. तो सॉलिड मेटल सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, which is then removed periodically or continuously, and clean water can be taken from the top surface of the tank. So this is sedimentation. अब अगर मैं coagulation की बात करता हूँ, in this method some coagulants like aluminium sulfate, sodium aluminate और ferrous sulfate are added to the impure water. So जब आप इनको ऐड करते हैं, so there is a reaction between these salt and alkalinity in the water caused smaller particles which are adhere to each other and they form a large particle. तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर के एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे. and these larger particles settle down and can be removed by filtration process और sedimentation process और blow of cork system. so किसी भी तरीके से आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन सिस्टम की. इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू ग्रेविटी और प्रेशर फिल्टर. सो हियर वी आर यूजिंग फिल्टर by increasing the fineness of the filtering element, maximum suspended impurities are removed. ठीक है, suspended matter adhere to the filter matter and clear water drain from the bottom. It is necessary to clean the dirt collected in the voids of the filter metal periodically by back washing the filter metal. अब देखिए इसमें होता क्या है कि ऐसा, इसमें भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप एक ही फ़िल्टर यूज़ किया और उस फिल्टर से सारा की सारा वाटर आपने एक बार में फ़िल्टर कर दिया, ऐसा नहीं होता. सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ वेरियस फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं. जैसे एक फ़िल्टर यूज़ किया जिसका 180 है साइज़, उसके बाद फ़िल्टर यूज़ किया 240 साइज़ का, फिर 300 साइज़ का, फिर 400 साइज़ का, 500 साइज़ का फ़िल्टर यूज़ किया, सो दैट जो इम्प्योरिटीज़ है वो फेस वाइज हम उसको रिमूव कर सकें. और टाइम टू टाइम क्या होगा, वो जो फ़िल्टर है वो चॉक हो सकते हैं, फ़िल्टर के जो पैसेज है, जो उसमें होल्स है वो चॉक हो सकते हैं. तो टाइम टू टाइम उसमें बैक वाटर मारना पड़ेगा. बैक वाटर मारने से होगा सारे वो जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएंगे, वो क्लीन हो जाएगा. देन डिस्टिलेशन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज इवेपोरेशन. इन दिस मेथड रॉ वाटर इज इवेपोरेटेड यूटिलाइजिंग द ब्लेड स्टीम फ्रॉम द बॉयलर. सो बॉयलर में से थोड़ी सी स्टीम को हमने ब्लेड किया और थोड़ी सी स्टीम को ब्लेड करने के बाद उसको वाटर में लेकर के चले गए. और बिकॉज दैट स्टीम इज़ वेरी हॉट, सो होगा क्या, ये जो हॉट स्टीम है ये उस वाटर को इवेपोरेट करेगी, ठीक है, और उसको भी स्टीम में कन्वर्ट कर देगी. द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर फ्लोज इनटू द ट्यूब्स एंड गेट कंडेंस्ड आफ्टर ट्रांसफरिंग द हीट टू द वाटर. द कंडेंसेट इज रिटर्न टू द बॉयलर एज फीड वाटर. द वाटर फ्रॉम द टॉप सरफेस गेट इवेपोरेटेड, और वो जो स्टीम को कलेक्ट कर लेते हैं और कंडेंस कर लेते हैं सो दैट हमें प्योर फीड वाटर अवेलेबल हो जाए. इसके बाद एक है डीएरेशन. डीएरेशन किस लिए यूज होता है? डीएरेशन इज़ यूज टू रिमूव द डिजॉल्व एयर इन द वाटर. तो डिजॉल्व एयर को रिमूव करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि वाटर को जितना हो सके मैक्सिमम डिस्टर्ब कर दीजिए. सो देखिए डिस्टर्ब कैसे किया हमने कि देयर इज ए वेसल, यू कैन सी द वेसल, और एक वैक्यूम पाइप यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है. अब ये वाटर को यहाँ से हमने सप्लाई किया, बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई हैं, वाटर इन प्लेट्स के ऊपर से सप्लाई होगा और यहाँ पर वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप एयर को सक कर लेगा और ये डीएरेटेड वाटर यहाँ पर हमें बॉटम में अवेलेबल होगा. और थोड़ा सा इसको गर्म कर देते हैं. गर्म करने से क्या होगा, जो गैसेज है वो जल्दी से बाहर आ जाती हैं. देन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस. फ्रेंड्स, इट इज़ यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस. दो तरह की हार्डनेस होती हैं, टेम्परेरी और परमानेंट.
अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, वन इज़ टेम्परेरी हार्डनेस, अदर इज़ परमानेंट हार्डनेस। सो फ्रेंड्स, बोथ टाइप की जो हार्डनेस है दोनों को रिमूव करने के लिए कि यही एक प्रोसेस है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, जिसको यूज़ कर सकते हैं। हियर लाइम इज़ यूज टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। देखिए CaHCO3 है, यहाँ पर हमने CaOH होल ट्वाइस यूज़ किया, सो ये इट विल कन्वर्ट इनटू CaCO थ्रू एंड वाटर, राइट। इसी तरीके से मैग्नीशियम की हार्डनेस है MgHCO3 होल ट्वाइस, इसमें यूज़ किया CaOH होल ट्वाइस, सो इट विल कन्वर्ट इनटू CaCO थ्रू MgOH होल ट्वाइस एंड 2H2O, राइट। सोडा इज यूज टू रिमूव परमानेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्डनेस ऑल्सो। कैसे यूज़ करते हैं आप देखिए, CaSO4 plus Na2CO3, it will convert into CaCO3 and Na2SO4, ठीक है। Similarly MgSO4 plus Na2CO3 which will convert into MgCO3 and Na2SO4. So by this way we can treat the temporary hardness as well as permanent hardness. अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, so this is the only method which can removes temporary hardness as well as permanent hardness. This process is economical because these chemicals are not very costly. It is capable of treating large quantity of water in a relatively small size unit, ठीक है। pH value of water rises which improve the corrosion resistance of water. Silica is effectively removed from the water. The size of settling tank is reduced as precipitate is larger in size and settle more quickly. So these are the advantage, but there are some disadvantage also. जैसे कि अगर इसको हम जियोलाइट प्रोसेस जो अभी हम डिस्कस करेंगे उससे कंपेयर करें, सो सॉफ्टनेस प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड इज लेस एज कम्पेयर टू जियोलाइट आयन एक्सचेंज मेथड। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट इज आयन एक्सचेंज मेथड, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्लज इज फॉर्म एंड डिस्पोजेबल ऑफ दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफ हॉट प्रोसेस इज डिफिकल्ट। The softened water must be filtered to avoid precipitate being carried with softened water. Back washing of filter periodically is required to increase the efficiency of filter. अगर आप फिल्टर को बैक वॉश नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो क्या होगा? एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, वाटर फिल्टर होना कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जियोलाइट आयन एक्सचेंज प्रोसेस की। जियोलाइट विच इज Na2Z इज एन आयन एक्सचेंज प्रोसेस which is used to remove calcium and magnesium ions with sodium ions. Here hardness of water can be removed up to 10 ppm, right. Suspended impurities must be filtered before passing over the bed. एडवांटेज की बात करते हैं हम इस प्रोसेस की, जियोलाइट आयन एक्सचेंज प्रोसेस की। मैंने आपको बताया कि 10 ppm तक की हार्डनेस यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। हियर नो स्लग्स फॉर्मेशन, सो प्रोसेस इज कंपैरेटिवली क्लीन। Process automatically adjusts itself for different hardness of incoming water. Equipment used is small and easy to handle. It requires less time for softening. It is not necessary to filter the soft water as it is required in lime soda process, right. But there are some disadvantages also. Turbided water cannot be admitted to zeolite bed as it makes the bed inactive. So अगर टर्बाइड वाटर है, वाटर के अंदर कुछ धुंधलापन है, तो गंदला है, मिक्स है, सो उसको हम यहाँ पर नहीं कर सकते ऐड। हैंस सस्पेंड इम्प्योरिटीज मस्ट बी फिल्टर बिफोर पासिंग ओवर द बेड। सो ये एक नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं इनको आपने पहले से करना है। वाटर विद हाई और लो pH कैन डैमेज द बेड ऑफ जियोलाइट। सो ये भी ध्यान रखना है कि जो pH वैल्यू है वो जो इनकमिंग वाटर्स की pH वैल्यू बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा ना हो। ऑन रिमूवल ऑफ Ca एंड मैग्नीशियम आयंस, the soft water contain large amount of NaHCO3 which on heating liberate CO2. अभी जो CO2 it can cause corrosion because it can cause carbonic acid, so this is also a disadvantage. ये इस पर ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से ना हो, कार्बोनिक एसिड ना बने। इसके बाद हम बात करते हैं डीमिनरलाइजेशन प्लांट की, DM प्लांट जिसको कहते हैं। अगर आप इसमें देखें, देयर इज ए कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज, डीगैसीफायर, ठीक है, एंड सिलिका एब्जॉर्बर। अब यहाँ से रॉ वाटर को हमने सप्लाई किया, सबसे पहले ये कैटायन एक्सचेंजर से क्रॉस करता है। कैटायन एक्सचेंजर में क्रॉस करने के बाद इट विल पास फ्रॉम द एनायन एक्सचेंजर। इसके बाद यहाँ पर डीगैसीफायर करते हैं, इसको हम गैस रिमूव करते हैं इसकी,
एंड देन दैट वाटर इज़ यूज टू सप्लाई सिलिका एब्जॉर्बर. सो और इसके बाद क्या होता है, हमें सॉफ्ट वाटर इज़ अवेलेबल, right? The exhausted cation resins can be reactivated using H2SO4 or HCl, whereas anion resin can be reactivated using NaOH or Na2CO3. Here high quantity of pure distilled water is available और whose range is 0 to 2 ppm. सो इस रेंज तक का वाटर हमें अवेलेबल होता है. इसके एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, सो पहला तो क्वालिटी ऑफ वाटर 0 to 2 ppm के अवेलेबल होता है. दूसरा ये है कि वाटर ऑब्टेन्ड इज फ्री फ्रॉम डिजॉल्व गैस एंड सिलिका. बट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, इक्विपमेंट इज़ वेरी कॉस्टली एंड ऑपरेशन कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई. ठीक है. इसके बाद हमारा बात आती है RO सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. RO फ्रेंड्स, RO पूछे या रिवर्स ऑस्मोसिस पूछे, बोथ आर सेम. RO और रिवर्स ऑस्मोसिस, तो दोनों आप देख सकते हैं, दोनों यही है. सो ये क्या है? It is a process in which flow of pure water from salty water to fresh water by applying a pressure more than osmotic pressure of high concentrated water. Here high quantity pure distilled water in the range of 0 to 2 ppm can be obtained. So ये यहाँ पर हमें मिल सकता है. ठीक है. अब अगर हम इस बात करते हैं इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की. फ्रेंड्स देखिए, RO सिस्टम हम सबके घर में भी लगा होता है. आज की डेट में मोस्ट ऑफ अस आर ड्रिंकिंग RO वाटर, राइट? सो इट इज़ ऑल द सिस्टम सेम, बट इसका साइज़ क्या, इसका साइज़ बिगर है, क्योंकि हमारे घर में जो सिस्टम होता है उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है. 8-10 लीटर के करीब कैपेसिटी होती है पर आवर. बट इस सिस्टम की कैपेसिटी, क्योंकि इसको यहाँ पर हम बॉयलर के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, बॉयलर में थाउजेंड्स लीटर ऑफ द वाटर पर आवर इज़ रिक्वायर्ड. समटाइम इट मे बी मोर देन 1 लाख किलोग्राम पर आवर. सो यहाँ पर जो ये सिस्टम है, इसकी सिस्टम की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. सो एडवांटेज की यहाँ बात करते हैं, इट इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ रिमूविंग सॉल्ट, केमिकल कंटेमिनेंट्स एंड हैवी मेटल्स सच एज लेड फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर. सो इस तरह का ये जो है सॉल्ट, केमिकल कंटेमिनेंट एंड स्पेशली मैं जैसे हैवी मेटल्स की बात करता हूँ, लेड एक्सेट्रा की, सो ये कोई भी सिस्टम रिमूव नहीं कर पा रहा है. केवल यही सिस्टम है RO सिस्टम विच कैन रिमूव सच टाइप ऑफ द मेटल ऑल्सो, राइट? अब आप कहेंगे सर आयन एक्सचेंज में इसको कर सकते हैं. यस, वी कैन डू इट इन आयन एक्सचेंज, बट आयन एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, राइट? एंड आयन एक्सचेंज, it is cheaper than ion exchange process for water containing dissolved salt of 200 ppm of more. अगर जो हमारा रॉ वाटर है, अगर उसमें 200 ppm या इससे ज़्यादा की इम्प्योरिटीज़ हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, सो उस केस में आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा. सो हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि अगर 200 ppm से ज़्यादा का है, इन दैट केस वी विल यूज़ ओनली RO सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम. ठीक है. इट इज़ वेरी सिंपल टू ऑपरेट एंड मेंटेन. आपने अपने घर में सभी ने देखा होगा. लेकिन इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम आपको फ़िल्टर क्लीन करनी है और रिप्लेस करनी है. इसमें एक मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं, उस मेम्ब्रेन की भी एक लाइफ है. ठीक है. सो यही इसके डिसएडवांटेज हैं, दैट मेम्ब्रेन मस्ट बी क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल. घर में जो मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं उसको आप क्लीन नहीं करते, उसको रिप्लेस करते हैं. बट यहाँ पर जो मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं उसको क्लीन कर सकते हैं. एंड मेम्ब्रेन की जो लाइफ है that is 1 to 3 years depending on quality of water, depending on quantity of the water, right? So membrane must be replaced every 1 to 3 years depending on water quality and size of the system. Here size of the system means quantity of water required. कितना quantity of water filter कर रहे हैं. ज़्यादा quantity filter करेंगे तो मेम्ब्रेन जल्दी ख़राब होगी. इसके साथ साथ अगर जो रॉ वाटर अवेलेबल है, रॉ वाटर की क्वालिटी ज़्यादा पुअर है, मीन्स उसमें मोर देन 200 ppm के डिजॉल्व सॉलिड्स अवेलेबल है, उस केस में भी क्या होगा कि ये बहुत जल्दी मेम्ब्रेन ख़राब होती है. सो मेम्ब्रेन की जो लाइफ है वो 1 से 3 साल की लाइफ है. तो इस चीज़ को ध्यान रखें, टाइम टू टाइम चेक करते रहें, क्योंकि मेम्ब्रेन को आपको आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ मेम्ब्रेन को क्लीन कर रहे हैं, सो वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करते रहें. जैसे आपको लगे वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, आप मेम्ब्रेन को क्लीन करें. और मेम्ब्रेन को क्लीन करके भी पॉसिबल नहीं है, देन यू रिप्लेस द मेम्ब्रेन. क्लियर? नाउ हियर पंप यूज्ड
फॉर पंप यूज रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। सो अब क्या है, देखिए यहाँ पर हम एक पंप यूज़ करते हैं विच सप्लाई द वाटर थ्रू वेरियस फिल्टर्स एंड मेम्ब्रेन। सो ये जो पंप है, पंप रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। सो यहाँ पर आपको क्या है कि अब कभी भी ऐसा हम नहीं करते कि एक पंप है, पंप में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको मेंटेनेंस के लिए भेज दिया, तब तक सिस्टम बंद रखेंगे। नो, नेवर। हम हमेशा क्या करते हैं, एक पंप को हम स्टैंड बाय में रखते हैं। जैसे ही इस पंप को, एक पंप को ओपन किया सिस्टम से, दूसरा पंप लगा दिया और पहले पंप को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया। सो हमेशा हम पावर प्लांट के अंदर यही करते हैं, स्टैंड बाय में पंप रखते हैं। और भी काफ़ी सारा सामान हम स्टैंड बाय में रखते हैं, क्योंकि इट इज़ कभी भी पावर प्लांट को शट डाउन नहीं किया जाता अनलेस अनटिल देयर इज़ ए लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उतनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जनरेट करनी है, पावर प्लांट को बंद नहीं करना। अगर इसका पंप ख़राब हो रहा है तो इसके पंप के लिए आपने अल्टरनेट पंप रखा हुआ है, और उस अल्टरनेट पंप की हेल्प से आप अल्टरनेट पंप को यूज़ करिए और इस पंप को रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रिपेयर करने के लिए भेज दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच।